Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel हमारी पाठशाला. So today we are going to discuss material properties such as tenacity, hardness, ductility, brittleness, elastic hysteresis, as well as I will also discuss the approximate stress strain curve for the different type of material. So चलिए पढ़ते हैं material property tenacity. Tenacity को पढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हैं, उसको हम पढ़ेंगे, फिर आराम से एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे. ओके. टेनेसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट द फ्रैक्चर अंडर द टेंसाइल लोड. मतलब जो टेनेसिटी है मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो मटेरियल के फ्रैक्चर को रजिस्ट करती है अंडर द टेंसाइल लोड. अब आपको इस ये डेफिनेशन पढ़ के रिकॉल हो रहा होगा कि यार टफनेस का भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि टफनेस में भी वही होता है. जो मटेरियल होता है फ्रैक्चर लिमिट में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करती है. एक्चुअली टफनेस में और टेनेसिटी में कुछ समानताएं हैं और कुछ डिफरेंस हैं. चलो उसको डिस्कस करते हैं. टफनेस का डेफिनेशन क्या था? स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल अप टू द फ्रैक्चर लिमिट. लेकिन वहां पर हमने ये नहीं बोला था कि टेंसाइल लोड ही लगेगा. कोई भी मटेरियल टेंसाइल में, कंप्रेसिव में, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टॉर्सन, किसी भी केस में फ्रैक्चर लिमिट से पहले जो एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है उसे टफनेस कहते हैं. और अब जब उसी एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो उसे मॉडुलस ऑफ टफनेस कहते हैं. तो सेम वे में टेनेसिटी में भी स्टोर स्ट्रेन एनर्जी अप टू द फ्रैक्चर लिमिट अंडर द टेंसाइल लोड is known as tenacity, and when we will represent this strain energy per unit volume it is called as modulus of tenacity. इसका मतलब यह है कि जो टफनेस है वो एक ब्रॉडर टर्म है और टेनेसिटी जो है वो एक लिमिटेड टर्म है जो सिर्फ टेंसाइल लोड पे डिपेंड करती है. और दूसरा पॉइंट क्या है? जिस तरह हम स्टोर स्ट्रेन एनर्जी टफनेस के केस में या फिर मॉडुलस ऑफ टफनेस के केस में कैलकुलेट करते हैं, सेम वे में यहाँ पे भी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन मैंने एक चीज और डिस्कस करना था कि अगर आप ध्यान से देखें तो टफनेस के लिए यहाँ पर लोड डिफ्लेक्शन कर्व दिया गया है और लोड डिफ्लेक्शन कर्व के जो सारे पॉइंट्स हैं प्रॉपर्ली हमें पता है. और यहाँ पर जो ग्राफ का जो है, जब हमने एवरेज स्टोर स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट किया गया है तो हमने माना है कि पी वाई एंड पी यू जो है एक ट्रेपेजोइडियम बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये फार्मूला आता है. उसी तरीके से मॉडुलस ऑफ टफनेस में भी है. स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक कर्व दिया गया जिसमें सारे पॉइंट्स नोन है और यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस दिया गया है और ट्रेपेजोइडियम फार्मूला लगाया गया है. तो इस तरह से हमने मॉडुलस ऑफ टफनेस निकाला है. सो सेम वे हम टेनेसिटी और मॉडुलस ऑफ टेनेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन क्या हो अगर किसी मटेरियल का लोड डिफ्लेक्शन कर्व न पता हो या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व न पता हो? उस केस में तो ना आप टेनेसिटी फाइंड आउट कर सकते हो ना मॉडुलस ऑफ टेनेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. इवन टफनेस और मॉडुलस ऑफ टफनेस भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो. तो उस केस में हम क्या करते हैं, एटलीस्ट हमारे पास मटेरियल का अल्टीमेट लोड या अल्टीमेट स्ट्रेस पता होता है, तो उसके बेसिस पर भी हम टफनेस या मॉडुलस ऑफ टफनेस और सेम वे टेनेसिटी या फिर मॉडुलस ऑफ टेनेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, तो उसमें यील्ड लिमिट भी दी गई होगी, अल्टीमेट लिमिट भी दी गई होगी. लेकिन मैं अल्टीमेट लिमिट की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं अल्टीमेट लिमिट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेट लिमिट के बेसिस पे हम उस मटेरियल में एवरेज मैक्सिमम स्टोर स्ट्रेन एनर्जी की बात कर सकते हैं और उस पॉइंट तक मटेरियल में इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों फिना हो चुकी होगी. यही रीजन है कि हम अल्टीमेट लोड की बात करते हैं. नेक्स्ट मटेरियल प्रॉपर्टी है हार्डनेस. नाम सुन के तो ऐसे लगता है कि जैसे हार्डनेस और टफनेस एक जैसे ही हो, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है. दोनों कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट है. टफनेस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्रैक्चर. हाउएवर हार्डनेस is the property to resist the scratching or abrasion. स्क्रैचिंग और अब्रेशन क्या है, चलिए उसको समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से. मान लीजिए कि हमने एक सॉफ्ट मटेरियल लिया और एक हार्ड नीडल लिया और उस नीडल को इसके ऊपर हमने ऐसे इसका नीडल का ऐसे मूवमेंट करा दिया, तो उस पर एक बेसिकली मार्क बन जाएगा, उसको ही स्क्रैचिंग बोलते हैं. और ये बेसिकली स्क्रैचिंग फ्रिक्शनल फिनोमिना की वजह से होता है. और अब्रेशन क्या है, चलिए एग्जांपल से ही समझ लेते हैं. जब किसी भी रोड पर व्हीकल्स के टायर चलते हैं, अब्रेशन होती है. अब्रेशन में तीन चीजें डेवलप होती है, फ्रिक्शन, स्लाइडिंग एंड रबिंग. अब है अब्रेशन में भी जो होता है सॉफ्ट मटेरियल होता है उसके सरफेस में डिग्रेडेशन होता है. अब फिर एक सवाल आता है कि फ्रिक्शन
स्लाइडिंग और रबिंग में क्या डिफरेंस है? सो फ्रिक्शन इज द रेजिस्टिंग फोर्स बिटवीन टू surfaces. However, sliding develops between two surfaces when friction overcome. And repeated sliding under the friction is known as a rubbing. एक पॉइंट और है कि जो मटेरियल की हार्डनेस होती है ना, उसके यील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। यील्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा ना, मटेरियल पे स्क्रैचिंग या अब्रेशन इफेक्ट उतना ही कम पड़े। ठीक है, सो इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि स्क्रैचिंग इज अ लोकलाइज्ड फ्रिक्शनल डैमेज। स्क्रैचिंग जो है वो लोकलाइज्ड फ्रिक्शनल डैमेज है, जबकि अब्रेशन जो है एक ब्रॉडर टर्म है जो कि एक कंबाइंड इफेक्ट होता है फ्रिक्शन, स्लाइडिंग और रबिंग का। और फाइनली मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी हार्डनेस उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट मटेरियल प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। चलिए पहले इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। It is the property of material that indicate the extent to which it can deform before the fracture. Ductility refers to the ability of material to be drawn into thin wire, hence it represents the material capacity to deform under tensile loading. डक्टिलिटी भी कुछ वैसा ही है कि जब किसी भी मटेरियल पर हम एक टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो वो थिन वायर में चेंज हो जाता है। फ्रैक्चर से पहले जो इसका डिफॉर्मेशन होता है उसे हम डक्टिलिटी बोलते हैं। मतलब कह सकते हैं जब किसी भी मटेरियल पर हम टेंसाइल लोड लगाते हैं तो ये फ्रैक्चर होने से पहले डिफॉर्म होता है और मटेरियल जो होता है थिन वायर में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। इस फिनोमिना को हम डक्टिलिटी कहते हैं और ये हमेशा टेंसाइल लोडिंग के केस में होती है। अच्छा, आपको पता है डक्टिलिटी एक डिफरेंट फिनोमिना है और डक्टाइल मटेरियल इज डिफरेंट है। चलिए रिवाइज कर देते हैं डक्टाइल मटेरियल क्या होता है। डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जब उस पर हम लोड लगाएं तो उसका जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन हो 5% से ज्यादा हो और वो हमेशा शियर में वीक होता है। और उसके बेस्ट एग्जांपल है माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम इत्यादि। तो आपको समझ में आ गया। हम किसी भी मटेरियल को चेक करने के लिए वो डक्टाइल है कि नहीं, उस पर हम टेंसाइल भी लोड भी लगा सकते हैं, कंप्रेसिव लोड भी लगा सकते हैं। ठीक है, बस हमें ये देखना है कि जो उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है ना, वो 5% से ज्यादा हो रहा है या कि कम हो रहा है। अगर 5% से ज्यादा हो रहा है तो डक्टाइल मटेरियल है और 5% से कम हो रहा है तो ब्रिटल मटेरियल, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मटेरियल के डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है अंडर द टेंसाइल लोड बिफोर द फ्रैक्चर। और ऑफ कोर्स जब हम मटेरियल पर टेंसाइल लोड लगाएंगे तो फ्रैक्चर से पहले वो एक थिन वायर में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगी। अतः मैंने ये बताया कि डक्टाइल मटेरियल पर हम चाहे टेंसाइल लोड लगा दे चाहे कंप्रेसिव लोड लगा दे, दोनों ही केस में उसमें जो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन होता है 5% से ज्यादा हो। लेकिन जो डक्टिलिटी होती है वो क्या होती है, जब हम किसी भी मटेरियल पे टेंसाइल लोड लगा देते और वो मटेरियल एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर फाइनली फ्रैक्चर हो जाता है। तो फ्रैक्चर होने से पहले जब वो थिन वायर में कन्वर्ट होता है तो जो उसकी डिफॉर्मेशन कैपेसिटी होती है उसे हम डक्टिलिटी बोलते हैं। वैसे ही अगर मटेरियल पे क्या हो, अगर हम सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स लगा दें और मटेरियल एक फ्लैटेंड शीट में चेंज हो जाता है तो उसे हम मेलियाबिलिटी कहते हैं। मतलब एक मटेरियल है, मटेरियल को पर कंप्रेसिव लोड लगा दिया तो एक फ्लैटेंड शीट में, एक पतले शीट में चेंज हो जाता है, वो उसे हम मेलियाबिलिटी कहते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जो मटेरियल डक्टाइल होता है बहुत अच्छी मेलियाबिलिटी हुई नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि जो मटेरियल मेलियाबिल है वो अच्छा डक्टाइल हो। इसका एग्जांपल है लेड। लेड बहुत हाई डक्टाइल होता है, इसका मतलब फ्रैक्चर होने से पहले उसमें बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन होता है बट वो बहुत अच्छा मेलियाबिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। वैसे ही प्लेटिनम है, वो बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है और जो गोल्ड होता है बहुत ज्यादा मेलियाबल होता है। अच्छा, इसका डक्टिलिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? जब हम किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना तो क्या होता है, जब मटेरियल का हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जो मटेरियल के कार्बन और आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके बीच की बॉन्डिंग वीक होती है। बॉन्डिंग वीक होने की वजह से क्या होता है, ओवरऑल जो मटेरियल की जो स्टिफनेस है वो कम हो जाती है। स्टिफनेस कम हो जाती है, इसका मतलब मटेरियल सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, मटेरियल की स्टिफनेस कम होने का क्या मतलब है कि उस मटेरियल की यंग मॉडुलस रिड्यूस हो जाएगी। और जैसा कि हमें पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई स्ट्रेन। यंग मॉडुलस रिड्यूस हो गई और मटेरियल पे लोड पहले जितना लग रहा था उतना अभी भी लग रहा है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो उसका इलोंगेशन बढ़ जाएगा। इलोंगेशन बढ़ जाएगा तो डक्टिलिटी बढ़ जाएगी और मेलियाबिलिटी भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि मेलियाबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों जो है ना वन काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन शो करते हैं मटेरियल की। बस है कि डक्टिलिटी टेंसाइल लोडिंग के केस में होता है और मेलियाबिलिटी कंप्रेसिव के केस में होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, हमने टफनेस का फार्मूला पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि टफनेस जो होता है, टफनेस इज इक्वल टू यील्ड लोड प्लस अल्टीमेट लोड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई डिफॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो मटेरियल जो होता है ना जिसकी डक्टिलिटी ज्यादा होती है उसकी टफनेस ज्यादा होती है, और ऐसा होता भी है। लेकिन यही सोल क्राइटेरिया नहीं है। ऑफकोर्स डक्टिलिटी ज्यादा होगी तो टफनेस ज्यादा होगी, अगर डक्टिलिटी के साथ साथ अगर उसकी यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज्यादा हो तो और बेटर है। इस केस में और बेटर टफनेस शो करती है। चलिए पढ़ते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस कुछ भी नहीं है, कोई भी मटेरियल लीजिए,
ठीक है, और उस पर लोड लगा दीजिए, और लोड लगाने के बाद अगर उसका पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेंथ 5% से कम हो जाए तो उसे हम ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। और ब्रिटल मटेरियल बेसिकली टेंशन में वीक होता है। अच्छा, एक चीज और होता है, ब्रिटल मटेरियल का अगर आप ग्राफ देखेंगे चाहे टेंसाइल या कंप्रेशन में, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है, तो क्या होता है उसमें जो लीनियर इलास्टिक लिमिट होता है, फिर इलास्टिक लिमिट होता है, लेकिन इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट बहुत ही क्लोज होते हैं। मतलब उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत ही कम होता है, हल्का फुल्का ही उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, उसमें ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा, जिसे अल्टीमेट पॉइंट भी बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। यही रीजन है कि ब्रिटल मटेरियल की जो डिजाइनिंग होता है वो हमेशा अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बेसिस पे होती है, और ये टेंशन में वीक होता है। टेंशन में क्यों वीक होता है? टेंशन में इसलिए वीक होता है क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में बेसिकली जो होता है ना, पाइट्स और स्मॉल स्मॉल क्रैक्स पाए जाते हैं। जब हम इसको खींचते हैं ना, पाइट्स और क्रैक और आसानी से खुल जाता है, इसी की वजह से वो टेंशन में ज्यादा वीक होते हैं, जबकि कंप्रेशन में स्ट्रांग होते हैं। क्यों होता है? सेम केस, जब हम मटेरियल पर कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे तो जो उसके स्मॉल स्मॉल क्रैक्स हैं और जो पोर्स हैं ना, वो सप्रेस हो जाते हैं। सप्रेस होने की वजह से उसका जो बेसिकली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मटेरियल डक्टाइल की तरह बिहेव करने लगता है। एक पॉइंट और है जिसे हमें याद रखना चाहिए कि जब मटेरियल में कार्बन का परसेंटेज बढ़ता है तो मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ती है, हार्डनेस बढ़ता है, स्टिफनेस बढ़ता है, रेजिलेंस बढ़ता है, और कॉस्ट मटेरियल की इंक्रीज हो जाती है। और जब कार्बन का परसेंटेज हम रिड्यूस कर देते हैं तो मटेरियल की डक्टिलिटी बढ़ती है, टफनेस बढ़ता है, फॉर्मेलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मेलिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ये पॉइंट हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। जब हम मटेरियल में कार्बन का परसेंटेज बढ़ाते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और हार्डनेस बढ़ जाएगी, और ऑफ कोर्स यंग मॉडुलस बढ़ेगा तो स्टिफनेस तो बढ़ेगी। और रेजिलेंस क्या होता है? लोड डिफ्लेक्शन कर्व अप टू द इलास्टिक लिमिट। जब इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेंथ ही बढ़ रही है तो ऑफ कोर्स स्टोर स्ट्रेन एनर्जी तो बढ़ जाएगी ना, और कॉस्ट भी बढ़ेगा। कार्बन को हम माइल्ड स्टील में इंजेक्ट करेंगे हायर परसेंटेज में तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। और जब परसेंटेज कार्बन का डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है? यील्ड स्ट्रेंथ घटती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ घटती है, हार्डनेस घटती है, यंग मॉडुलस घटती है, स्टिफनेस घटती है, रेजिलेंस घटती है, मटेरियल की कॉस्ट भी घट जाती है। बट क्या है? डक्टिलिटी बढ़ेगी, टफनेस बढ़ेगा। डक्टिलिटी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उसका इलोंगेशन बढ़ जाएगा, और टफनेस भी बढ़ेगा क्योंकि टफनेस के फार्मूले में ऑलरेडी इलोंगेशन का टर्म है। और परमेबिलिटी हो गई। ऑफ कोर्स डक्टिलिटी का रिलेशन जो है सॉफ्टनेस से होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और मिलिएबिलिटी का भी होता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई मटेरियल सॉफ्ट है ज्यादा, उसकी मिलिएबिलिटी भी अच्छी होती है। बस मैंने ये भी बताया था कि जो मटेरियल बहुत अच्छी डक्टिलिटी शो करता है, जरूरी नहीं कि मिलिएबिलिटी शो अच्छी करे, भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। और जो मटेरियल मिलिएबिलिटी अच्छी शो करता है, जरूरी नहीं डक्टिलिटी अच्छी शो करे, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। और मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताया कि लेड है, हाईली डक्टाइल है, बट मिलिएबिलिटी अच्छी नहीं होती है। प्लेटिनम है, मोस्ट डक्टाइल है, और जो गोल्ड है मोस्ट मिलिएबल। एग्जांपल है। लास्ट मटेरियल प्रॉपर्टी क्या है? इलास्टिक हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस क्या होता है? बेसिकली जब हम मटेरियल को इलास्टिक लिमिट में लोड लगा देते हैं, वो टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव, कुछ भी हो सकता है, बस हम लोड की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। और जब उस लोड को हम रिमूव करते हैं ना, उसमें कुछ जो एनर्जी होती है लॉस हो जाती है इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से, इन द फॉर्म ऑफ हीट, और कुछ एनर्जी रिकवर हो जाती है। एक मटेरियल है, उस पे हमने लोड या स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट तक लगा दी, और फिर उसको हम फिर लोड को और या स्ट्रेस को रिलीज कर दे रहे हैं, तो मटेरियल जो है फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी, लेकिन उसका जो पाथ होता है अलग हो जाता है। पाथ अलग क्यों हो जाता है? पाथ इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके बीच में एक इंटरनल फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हीट लॉस हो जाता है। अच्छा, ये जो फिनोमिना होता है ना, सभी मटेरियल में होता है, मेटल में भी होता है और इलास्टोमर में भी होता है, लेकिन मेटल में नेग्लिजिबल होता है, इलास्टोमर में बहुत ज्यादा होता है। सोचो क्यों? हार्ड मेटल में ये कम क्यों होता है, नेग्लिजिबल क्यों होता है, इलास्टोमर में ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि हार्ड मेटल में ना जो डिफॉर्मेशन है वो कम होता है। जब डिफॉर्मेशन कम होता है ना, तो लोड को हम जब छोड़ते हैं ना, तो अनलोडिंग के टाइम में उसमें इंटरनल फ्रिक्शन लॉसेस कम होते हैं। और वही जो इलास्टोमर होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है? उसमें बहुत ज्यादा इंटरनल फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हीट लॉस ज्यादा हो जाता है। इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। और यहाँ पर कुछ अप्रोक्सीमेट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है डिफरेंट मटेरियल के लिए। एक मटेरियल है स्टील, अगर उस पर लो स्ट्रेस लगा दिया जाए, उसका जो कर्व होता है लीनियर इलास्टिक होता है। नॉन लीनियर इलास्टिक क्या होता है? नॉन लीनियर इलास्टिक वैलिड नहीं होगा
और एक कंक्रीट और रबर इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देखो इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल क्या है, इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल के बेस्ट एग्जांपल है एल्युमिनियम और स्टील। इसमें मटेरियल पहले इलास्टिक रीजन शो करता है, फिर प्लास्टिक रीजन शो करता है। और एक मटेरियल होता है इलास्टोप्लास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल, इसका एग्जाम्पल है एल्युमिनियम एलॉय। इसमें क्या हो रहा है, पहले ये इलास्टिक रीजन शो कर रहा है और ये प्लास्टिक रीजन शो कर रहा है, लेकिन प्लास्टिक रीजन में भी उसका स्ट्रेस बढ़ रहा है। और जब प्लास्टिक रीजन में मटेरियल का स्ट्रेस बढ़ रहा हो डिफॉर्मेशन के साथ, तो इसको हम स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमेना कहते हैं। ये क्या है, आइडियल रिजिड कर्व। आइडियल रिजिड कर्व में क्या होता है, डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं, उसमें चाहे कितना भी लोड लगाते जाओ डिफॉर्मेशन नहीं होगा। स्ट्रेस तो बढ़ेगा मटेरियल पे, लेकिन डिफॉर्मेशन नहीं होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है बॉल बीयरिंग मेड अप ऑफ हार्डनेस स्टील। आइडियल फ्लूइड क्या होता है कि उस पर कोई भी स्ट्रेस न लगाओ तो भी उसमें स्ट्रेन होने लगता है। आइडियल फ्लूइड का बेस्ट एग्जांपल है वाटर। वाटर को कहीं पे भी ऐसे गिरा दो, बिना लोड लगाए ही वो फैलने लगता है। इसका मतलब क्या होता है, बिना इस लोड लगाए ही उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है आइडियल और परफेक्ट प्लास्टिक। जो मड होता है, पुट्टी होती है और वैक्स होता है, आइडियल प्लास्टिक होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब उसमें कोई जीरो डिफॉर्मेशन होगा तो भी उतना ही स्ट्रेस होगा, और जब उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा तब भी उतना ही स्ट्रेस होगा। इसका मतलब स्ट्रेन के साथ स्ट्रेस जो है कांस्टेंट है, मतलब जब किसी भी मटेरियल में डिफॉर्मेशन जीरो हो या फिर डिफॉर्मेशन हो रहा है, दोनों ही केस में उसमें जो स्ट्रेस हो वो कांस्टेंट हो, उसे आइडियली या परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कांस्टेंट स्ट्रेस के लिए जब मटेरियल में डिफॉर्मेशन होता चला जाए उसे हम परफेक्टली प्लास्टिक कहते हैं। और लास्ट अप्रोक्सीमेट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है विस्को इलास्टिक मटेरियल के लिए, जो कि बेटुमिन का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर। ये मटेरियल होता है जिसमें इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी दोनों होती है, और इसमें जो स्ट्रेन होता है टाइम डिपेंडेंट होता है। और इस तरह के मटेरियल में ना तीन फिनोमिना होती है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है और स्ट्रेस रिलैक्सेशन होता है। और ऑफकोर्स अगर स्ट्रेस रिलैक्सेशन है तो वहाँ पे क्रीप तो होना ही है। क्रीप का डिफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, इसलिए मैंने बोला कि मटेरियल प्रॉपर्टी को आप लोग अच्छे से पढ़ो। और अगर हो सके तो इस लेक्चर को पढ़ने से पहले जो दो मेरे पिछले लेक्चर है मटेरियल प्रॉपर्टी को, उसको रिवाइज करके तब इस लेक्चर को पढ़िए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।